खुशामदीद है आपका इमरानियात की दर्स में। हमारा मौजू है हिंदुस्तान की समाजियात। हम जिस अनवान पे बात कर रहे हैं वो समाजी ढांचा और तर्ज अमल है। हमारे इस उन्वान का नुक्ता है क्लास, अंग्रेजी में उसे क्लास कहते हैं और उर्दू की जबान में उसे तबकात कहते हैं। अब हिंदुस्तान में समाजी तबकात के बारे में हम देखते हैं। समाजी तबके को एक किस्म के समाजी गिरवे के तौर पर बयान किया गया है, चूंकि ना तो कानूनी तौर पर ये चीज है मुतयन और ना ही मजहबी तौर पर मंजूर शुदा है। इसे आमतौर पर लोगों की एक तबके के तौर पर बयान किया जाता है। इसी तरह के समाजी ओहदों पर काबिज यानी दौलत, आमदनी, तालीम, पेशा है। क्लास के कुछ बुनियादी तायन करने वाले ये निस्बतन खुला है, यानी कोई भी जो बुनियादी मयार को पूरा करता है इसका रुकन बन सकता है। आइए मैं कई क्लास के बारे में जिक्र करते हैं। क्लास, पिछले दर्स में हमने बात की थी कास्ट यानी जात पात के बारे में। हमने एक अहम चीज उसके बारे में बताया था कि जो कास्ट यानी जात पात है वहां पे एक ऐसा उसका तकर्रुर किया गया है और वो इस तरह से बनाई गई है ताकि एक इंसान एक जात से दूसरे जात तक तश्कील नहीं हो सकता है। यहाँ तबकात में बिल्कुल मुख्तलिफ है। हालांकि इसका जिक्र कई आइन में तो नहीं है, ना तो किसी मजहब में नहीं है, बट ये बात वाजिया है कि इसका जो तस्वुर है वो या तो किसी की दौलत से किया जाता है या तो किसी की आमदनी से किया जाता है। यहाँ पे जात पात का मसला बिल्कुल भी नहीं है। जिसके पास जितनी दौलत है, जिसके पास जितनी आमदनी है, उसको उस तबकात के हिसाब से दर्जा दिया जाता है। लेकिन कहीं ना तो मजहब में ये बात है, ना तो ये किसी आइन के दायरे में ये बात है। मास्टर इन क्लासों को दर्जेबंदी के लिहाज से बना देती है। हालांकि मास्टर में हर तरह के तबकात के लोग होते हैं और तबकात में हर तरह के जात पात के किस्म के लोगों के होते हैं। पर आज के दौर में जो सबसे बड़ा मकाम है वो एक तबकात के लिहाज से माना जाता है, क्योंकि किसी भी तबकात के लोग को अगर उनकी आमदनी या उनकी माल दौलत ज्यादा हो तो उन्हें बड़ा उरूज से माना जाता है। बुनियादी तौर पर दौलत और आमदनी के फर्क का इजहार मुख्तलिफ जिंदगियों में होता है। स्टाइल और केप्ट के पैटर्न समाजी तबकात के खुसूसियात है। सन्नती माशरों, आपको एक मिसाल देने के लिए, एक सरमायादार मैन माशरे में हम अम्मावन सरमायादारों के तबका और इसके अलावा मेहनत कश तबकों को पाते हैं। कई दूसरे हिंदुस्तान में समाजी तबके जैसा कि हम आज देखते हैं, अंग्रेजों के दौर में इनकी पैदाइश हुई है। अगर हम आज के दौर में हिंदुस्तान में देखेंगे तो हिंदुस्तान के तबकों में एक चीज आया है कि जो आज के दौर के लोग हैं वो एक इस तरह की नकलो हरकत में है जो अंग्रेजी दौर के रहने वाले लोग, जिनका रहन सहन सरमायादारी की वजह से बिल्कुल तब्दील हुआ था, और वही तब्दीलियां आके यहाँ पे लोगों ने अपने में अक्स कर दी और अक्स करने से ही इतना उनका मयार नहीं बढ़ा। हालांकि मयार इसलिए बढ़ा जो उनकी दौलत और आमदनी की वजह से था। हुक्मरानी, इसका मतलब ये नहीं कि तबके का रुझान कबल अज बरतानिया में मौजूद नहीं था। हिंदुस्तानी माशरा, हिंदुस्तानी समाज की तबकात जो बहुत सिर्फ कम वाजिया थी, जैसा कि ये बरतानवी दौर में निकला था। नाम नेहाद खुद कफलाता, ऐसा लगता है कि गांव की कम्युनिटी इसके पीछे वजूहात में से एक है। वही है कि गांव के कम्युनिटी
आम तौर पर सिर्फ वही पैदा करती है जिसकी जरूरियत थी। गांव की केफ्ट के जरूरियात इसके लिए बहुत कम सरप्लस था और इसके लिए गांव की आबादी के दरमियान कम नुमाया फर्क थी। अगर हम बात करें हिंदुस्तान की, तो ज्यादातर हमारी आबादी गांव में रहने वाली है और गांव में तो अक्सर मुंह से हाथ तक कमाई की रसाई रहती है। या तो ज्यादातर लोग जमींदारी में वाबस्ता रहते हैं या तो कुछ ऐसे रोजगारों में मुब्तला रहते हैं जिसमें नाई का काम, जिसमें कसाई का काम, जो आम तबके के लोग करते हैं। लेकिन इनमें तब्दीली किस तरह से आई? इनमें तब्दीली जब बरतानवी में सरमायादारी का निजाम बढ़ गया, तो सरमायादारी ने खाली बरतानिया को अपनी लपेट में नहीं लिया, सरमायादारी ने हर एक तबके के लोग को अपनी लपेट में लिया। उसमें हिंदुस्तान में रहने वाले लोग, जो देहाती लोग थे, जो गांव में रहते थे, उन पे एक जबरदस्त असर पड़ा। यहां तक कि जब एक निशान जद तबकात तवील अर्ज था, ये की तरफ से छाया गया। तजाद के जुज़ु दर हकीकत वाहिद दायरा जहां तबकी जहत खुद को जाहिर करते हैं। हुक्मरानों और हुक्मरानों के दरमियान बातचीत की नौयत ज्यादा तेज थी। हुकूमत की बादशाह और इसके दरबारों में एक तबके की नुमाइंदगी को जो इसके बिल्कुल मुख्तलिफ थी, वो रियाया जिन पर वो हुकूमत करते थे, दरबारी जिम्मेदारियों जागीरदाराना पर मुश्तमिल थे। अब हुकूमत ने एक चीज तश्कील कर दी और उन्हें तबकात को मुख्तलिफ दर्जों में तकसीम किया, क्योंकि उस जमाने में बादशाह की तरफ बहुत सारे लोग माइल थे और बादशाह की वजह से एक चीज आया था कि जो लोग इसमें काम करते थे, जो यहाँ पे थे, वो इसी चीज का जिक्र करते थे कि उनके साथ उनकी वाबस्तगी थी। चाहे कोई वजीर था या कोई माशत पसंद लोग थे या कोई कुछ इसमें काम करने वाले मजदूर थे, तो एक हुक्मरानों ने इसका एक दर्जा कायम किया और दूसरे हुक्मरानों के साथ बात करने के लिए उन्होंने इस दर्जे को आया रखा और दूसरे हुक्मरानों के दर्जे में भी आया रख के फिर बातचीत हुई। और बातचीत होने के बाद फिर यही असर आमोज हुआ कि जो लोग इस हुक्मरानी में रह रहे हैं, चाहे वजीर हो, चाहे सरमायादार हो, चाहे जागीरदार हो, आपस में जब बात होती थी, इन तबकात पे बात होती थी और कई दूसरे वो बादशाह के साथ इससे जमा होने वाले मासूल पर गुजारा करते थे। गांव की बरादरी इनके दायरे इख्तियार में हिंदुस्तान में नौ आबादियाती हुक्मरानी हिंदुस्तानी तारीख में एक अहम मोड़ साबित हुई। इसने नई अनासिर मुतारिफ कराए, जिसकी वजह से हिंदुस्तानी माशरे में कुछ बुनियादी तब्दीलियां आई। अब आए देखते हैं कि अंग्रेजी की हुक्मरानों का तबकाती तश्कील पर क्या असर पड़ा। हिंदुस्तान में एक आया तब्दीली आई और इन आया तब्दीलियों में एक चीज का जरूरी तस्वुर था, क्योंकि बात फिर से गांव की हो रही है। गांव में किस तरह से चीजें मरकूज हो रही थी और कैसे उनसे उन्हें जो देना पड़ता था, जो भी तकमीना उन्हें देना पड़ता था, कैसे उस चीज को वो अपने आप में एक सिस्टम का एक हिस्सा करार दे। तो इसी तरह से ये बातें हो रही थी, लेकिन बुनियादी जो तब्दीलियां आई वो अंग्रेजों की जमाने से हुई है और उनमें एक अंग्रेजों का एक अहम किरदार है। अंग्रेजों के किरदार में कैसा है? जैसे तबके पर बरतानवी हुक्मरानों का असर हिंदुस्तान में तश्कील कैसे हुआ। जो बरतानिया में हुक्मरान थे, उन्होंने किस तरह एक नुमाया असर हिंदुस्तान के समाज पर रखा, क्योंकि तबकात एक अहम चीज रहने थी
اور ان کی وجہ سے کس طرح سے طبقات پہ ایک نمایاں اثر ہوا۔ ہندوستان میں برطانوی راج کی اکثریت نے دورس تبدیلیاں لائی۔ ہندوستانی معاشرے کو برطانوی راج نے حکمرانوں نے ایک نمایاں تبدیلی لانے میں عیاں کر دیا۔ ان میں سے کچھ تبدیلیوں پر مندرجہ ذیل حصولوں میں بحث کی گئی ہے۔ تو ہندوستان کے طبقات پر انگریزوں کی وجہ سے بہت ساری تبدیلیاں آئیں، اور ان تبدیلیوں میں کچھ تبدیلیاں اس طرح سے ہے کہ جنہیں ہم بیان کریں گے۔ سب سے پہلی تبدیلی جو ذات میں تبدیلی ہے۔ ہندوستان میں نئے سماجی طبقات کا ابھرنا دور دراز نتیجہ تھا۔ ہندوستان کے معاشی ڈھانچے میں انگریزوں کی طرف سے لائی گئی تبدیلیاں دیر برطانوی انتظامیہ نے موجود زمینی نظام میں انقلاب برپا کر دیا۔ اس سے دور ہو گیا گاؤں کی زمین پر گاؤں کی برادری کی روایتی حقوق، اس کے بجائے 18ویں صدی کے دوران متعدد زمینی اصلاحات متعارف کروانے کر زمین میں انفرادی ملکیت کے حقوق پیدا کیے، جیسا کہ مستقبل تصفیہ، روایتی آربستی اور محلواری بستی۔ اس سے زمین ذاتی ملکیت بن گئی۔ مارکیٹ میں ایک شے اسے رہن رکھا جا سکتا ہے، خرید یا بیچا جانا ممکن نہیں تھا۔ جب تک گاؤں کی زمین کی ملکیت موجود تھی، گاؤں تشخیص کی اکائی تھی۔ نئے لیڈر ریونیو سسٹم نے گاؤں کو اکائی کی طور پر ختم کر دیا۔ اس نے متعارف کرایا انفرادی زمین کی تشخیص اور محصول کی ادائیگی کا نظام۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک نیا زمین کی آمدنی اور اس کی ادائیگی کا طریقہ متعارف کرایا گیا۔ جب انگریزی دور ایک علاقے پہ آیا اور دھیرے دھیرے ایک علاقے پہ چھا کے پورے ہندوستان پہ آ گئے۔ ہندوستان میں جو لوگ تھے وہ ایک زمین کے ساتھ ان کی وابستگی تھی۔ زمین میں بیج اگتے تھے اور اس کو اگا کے پھر اکثر یہ کہا جاتا تھا اپنے آپ کے لیے، اور کچھ چیزیں جو بچی تھی اور جب ان میں سے جو پیداوار بچتی تھی اس کو بیچ دیا جاتا تھا۔ جو ہی انگریز آئے تو انگریزوں نے اس چیز کو دیکھا تو دھیرے دھیرے انگریز قابض ہوئے۔ انگریز قابض ہونے کے بعد ان گاؤں والے لوگوں سے ایک طریقے کا رینٹ لیا کرتے تھے، ایک قسم کا ٹیکس لیا کرتے تھے۔ یہ ٹیکس اس لیے تھا کیونکہ یہ زمین ان کو حکمرانوں کو اس کا ٹیکس دینا پڑے گا، کیونکہ یہ جو حکمران ہے انہوں نے اس زمین اور اس جاگیر کو حفاظت میں رکھا ہے، اور جب ان حکمرانوں نے اس زمین کو قابض کیا ہے اور قابض ہو کے ہی پھر ان پہ چیزیں مسلط ہوتی ہے، تاکہ آپ کی زمین جو ہے اپنی نہیں ہے، یہ قابض کی زمین ہے کیونکہ حکمران نے اس کو قابض کر لیا ہے اور قابض کر کے پھر آپ کو استعمال دیا ہے۔ تو پھر وجہ کیا تھی کہ جو انہیں ادائیگی کرنی تھی اس چیز کی، جو معاوضہ انہیں ادا کرنا پڑتا تھا، اس میں لمبی بحث ہوا کرتی تھی، لمبی بحث ہوئی ہے، اور اگر ہم اس پہ بحث کریں تو وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو مختصر سے دیکھتے ہیں، تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جب ان زمین پر کام کرنے والے کسانوں کو ان سے یہ جو ٹیکس لیا جاتا تھا، تو دھیرے دھیرے انگریزوں کو اس میں بڑی دشواریاں ہو گئی۔ دشواریاں ہونے کے بعد انہوں نے اس کو بائیفرکیٹ کیا، تقسیم کیا۔ انہوں نے اس طرح کا سسٹم بنا، جیسے ایک سسٹم بنا رویت واری،
माहलवारी और जमींदारी। जमींदारी बहुत सारी जमीनों को इकट्ठा करके उन्हें जमीन, बहुत सारी जमीन होती थी किसी किसी जमींदार के पास, वो फिर नीचे वाले तबकों को दिया जाता था इस्तेमाल करने के लिए, जो किसान थे, और उनसे जमींदार टैक्स लेता था और टैक्स से अंग्रेज टैक्स लिया। तो उनके पास बड़ी, जमींदारों के पास बड़ी बड़ी लंबी जमीनें हुआ करती थी, तो इसको जमींदारी सिस्टम कहा जाता था। फिर उसके बाद दूसरा रोयतवारी सिस्टम। रोयतवारी सिस्टम, छोटे छोटे जो किसान थे उनके पास छोटी छोटी जमींदार थे, उनके पास छोटी छोटी टोलियों से जमीन थी, तो उन्होंने एक साथ मिलकर उन्हें रोयतवारी सिस्टम करार दिया कि आप इस बंदे को ऐसे टैक्स देना, उस बंदे को टैक्स देना है। फिर जब तीसरा एक दर्जा उन्होंने किया जिसे महलवारी सिस्टम कहते हैं, जैसे मोहल्ले हुआ करते थे, इस तरह से जमीन बटी हुई थी बहुत सारे लोगों में, और उतनी ज्यादा नहीं बटी थी, फिर भी रोयत से थोड़ी ज्यादा थी। तो ज्यादा जमीन मिल बैठ के एक बंदे को जिम्मेवारी रखी गई कि आप इसे टैक्स दिया करें। जब वो टैक्स लेते थे तो फिर उसे अंग्रेजों को देना पड़ता था। तो इस तरह से एक निजाम चल रहा था जहां पे जमींदारी, महलवारी और रोयतवारी सिस्टम था, जिसे एक ही अल्फाज में बयान किया जाता था अंग्रेजों की तरफ से, एक रेवेन्यू सिस्टम है। इससे हमें जो पैसा मुतारिफ होता है, हम इसको बाहर से टैक्स लेते हैं। तो ये एक चीज नुमाया थी। उसके बाद आमदनी साल के असल पैदावार के एक मखसूस हिस्से पर तय की गई थी। जो टैक्स हुआ करता था, कयास आराजी की बिना पर एक टैक्स किया जाता था। ये नहीं था कि कितनी पैदावार होगी और इस किसान को कितनी पैदावार होगी, कितना जमींदार को दिया जाता है, जमींदार कितना अंग्रेज को देंगे, इस चीज को नहीं किया जाता था। बस एक अंदाजे में कहा जाता था। उसमें जो एक जमींदार है, आम जो किसान है, जमींदार नहीं, किसान पे बहुत ज्यादा ममनूई असर पड़ता था और उसकी जिंदगी बद से बद होती जा रही थी, और जिंदगी इतनी दरहम बरहम हो रही थी कि उन्हें बहुत सारा कर्जा लेना पड़ता था और वो कर्जे में डूबे जाते थे। और ये एक मामला था जो चल रहा था, और इसको अंग्रेजों ने बड़ा एक ताउन दिया और इसको बढ़ाते चलते गए। एक वक्त में जब जमींदार ही खाली इनसे जो टैक्स दिया करता था, उतना ये असर आमोज नहीं था। असर आमोज तब हुआ जब इसमें और एक इंसान की मुदाखलत हुई। वो एक अंग्रेज था, अंग्रेज हुक्मरान था, उन्होंने जमींदारों से हिस्सा लिया। तो जमींदारों का हिस्सा जो था, उन्होंने किसान से बहुत ज्यादा हिस्सा लिया। तो ये एक ममनूई बात थी, और ये बात सिलसिलेवार हिस्सों में चलती आ रही थी। एक मखसूस हिस्से पर तय की गई थी, एक मखसूस पर दिया जाता था कि इतना परसेंटेज आपको देना पड़ेगा। फिर बात ये तोहफा जो इसे कहते थे, जो एक टैक्स था, कती नजर मुकर्रर रकम की अदायगी के निजाम से बदल दिया गया। जमींदार या निजाम के तहत काश्तकार इस मुतालबे को पूरा करने पर मजबूर थे। हुक्मरानी अंग्रेजों की थी। हुक्मरानी जो थी अंग्रेजों की थी। अंग्रेजों ने जमींदारों पे मुसल्लत की थी, जमींदारों ने किसानों पे मुसल्लत की थी। तो इसका लबैक करना और इसको मानना जरूरी ही था। मजीद नकदी में मासूल की अदायगी ने नकदी मासूलों की पैदावार को तहरीक दी। दो चीजें हुआ करती थी, जिसे हम अंग्रेजी में काइंड कहते हैं और दूसरे को कैश कहते हैं। या तो आप मासूल जो है, टैक्स जो है, या तो पैसे दे सकते हो नकदी में, या तो आप वही चीज दे सकते हो जो पैदावार हुई, उसमें से कुछ हिस्सा रखा जाता था जो आपको देना पड़ता था। तो दोनों तरीकों से मासूल देनी पड़ती थी, या पैसे के बाद या तो उस हिसाब से आपको देना पड़ता था। मजीद नकदी में मासूल की अदायगी ने नकदी फसलों की पैदावार को तहरीक दी। खाने के फसलों की जगह रेलवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम की पैदावार में तौसी के साथ मार्केट के लिए काफी अच्छी तरह से कायम हो गई।
जो ही रेलवेज हो गई, जो ही ट्रांसपोर्ट सिस्टम आ गया, तो इस चीज के आने के बाद एक चीज नुमाया हुई कि इन्होंने एक चीज एक चीज लाई कि जो तसव्वुर एक इंसान के पास था, वो इस चीज को मुकर्रर था कि जो मौसूली हमें अदा करनी है वो एक अंग्रेज को अदा करनी है। और ट्रांसपोर्ट और रेलवे की वजह से कारोबार में बहुत सारी तरक्की हुई, और जो ही तरक्की हुई तो उन्होंने मौसूल दुगना किया। लेकिन फिर से ही एक मामूली किसान पे ये सारे जुल्म बर्पा हो गए। जुरियात का ये तिजारती कार्य, इसके नतीजे में हिंदुस्तान में तिजारत की तरक्की को मुतहर्रिक किया। इसकी वजह से ही हिंदुस्तान की तरक्की तिजारत में हालांकि उरूज पे थी, बट एक आम इंसान के लिए ये एक ममनूई तरक्की नहीं थी। तिजारत फिर क्या था और तिजारत किस तरह से हुई? तिजारत दो चीजों के गिर्द मरकूज थी। खाम माल की फरहमी बरतानिया में सन्नतों के लिए थी। आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा अपनी तवारीख की किताबों में किस तरह से अंग्रेज यहां आए। अंग्रेजों ने जब यहां लाया, वो यहां आए, वो जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, सनतकारी की वजह से जो भी चीजें वहां बनी, वो इसको यहां भेजना चाहते थे। और जब वो चीजें यहां भेजना चाहते थे, तो उन चीजों को भेजने के बाद जो यहां खाम माल था, जिसको रॉ मटेरियल कहते हैं, उस चीज को यहां से लेने के लिए वो आए थे। फिर दीगर क्या हुआ आगे आगे वो हम देखते हैं। लेकिन पहली बात इस चीज की तारुफ हमें करती है कि अंग्रेजों का मामूर ये था कि खाम माल को यहां से लेना, क्योंकि सनतकारी बहुत ही अरूज पर थी। और सनतकारी अरूज होने के लिए एक चीज आयात थी कि उन्हें खाम माल की जरूरत थी। बरतानवी तैयार करदा सामान की खरीदारी में खेत के लिए एक और था। मौखिर जिक्र का शहर बरतानिया कुन अक्सर बड़े गांवों में दस्तकारी, गांव और कस्बे के दस्तकार इसके मुकाबले नहीं कर सके। मुकाबला बरतानिया से सामान के दरामद से हो और बिखर गया। दरियाए आसना सन्नती तरक्की का फकदान था। नतीजा निकला कि उभरती हुई सन्नती गर होने वाली आबादी को जज्ब नहीं कर सकता। खैरकार पहले से जामूद का शिकार पर गिर गया। जो उस दौर में मामूली कामकाज रखने वाले लोग मामूली सनतकारी के साथ वाबस्ता थे, जो अपने हाथों से चीजों को बनाया करते थे, हालांकि वो बहुत सारी आबादी को अपने इन चीजों में लपेट नहीं लिया करते थे। मखसूस कुछ लोगों को वो लिया करते थे, मखसूस कुछ तबकों के लोगों को वो अपनी इस लपेट में लेते थे। लेकिन धीरे धीरे हाल ऐसा हुआ कि सनतकारी बढ़ गई। सनतकारी बढ़ने की वजह से इन पे बड़े असरात हुए। असरात इस तरह से हुए क्योंकि अब जो एक आर्टिजन था, जो एक कारीगर था, कोई चीज बना रहा था, उसमें बहुत सारा वक्त लगता था और वक्त के बाद वो इसे बेचता था। और वो उसमें वक्त एक तो लगता था, दूसरा वो बेचता था, उसमें कमाई हुआ करती थी। लेकिन सनतकारी ने इस तरह से तब्दीली लाई कि दिन में ही बहुत सारी चीजें तैयार हुआ करती थी और ज्यादातर लोगों के पास पहुंचती थी, और उसने बहुत ही कम खर्चे पर उसको बेच दिया। रेलवे और सनत की तरक्की, तिजारत की तरक्की के साथ साथ तेजी से तरक्की हो रही थी। जैसा कि मैंने अभी भी बात की कि किस तरह से तरक्की हो रही थी। भारत में नकलो हमल का निजाम से रेलवे ने बड़े हुए पैमाने पर तोसी की। 19वीं सदी के वास्ते में इसके साथ ये पेशरफ्त की गई, बरतानिया में सन्नतों के खाम माल की जरूरियत को पूरा करने का एक निजाम किया। रेलवे की वजह से किस तरह से चीजें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा करती थी।
اور یہاں پہ انگریزوں کو ایک معمور تھا. انگریزوں کا معاملہ یہ تھا کہ انہیں جو خام مال تھا اسے کسی نہ کسی طریقے سے برطانیہ تک پہنچانا تھا, اور برطانیہ تک پہنچے تاکہ وہ صنعت کاری میں اسے استعمال کرے, اور استعمال کرنے کے بعد وہ جو ہمارے پاس جو چیزیں لائے اور ہم اس کو استعمال کریں, اور اس کے لیے وہ بہت پیسہ کماتے تھے. مال کی ضرورت کو پورا کرنے کا ایک نظریہ. ریلوے اور سڑکوں کی تعمیر نے بھی انگریزوں کے سرمایہ کاری کے گنجائش فراہم کی. بھارت میں دارالحکومت یہ فوجوں کی بہتر نقل و حرکت اور قانون کی قیام کا باعث بنا. ریلوے اتنا ہی نہیں, صنعت کاری کی وجہ صنعت کاری بنی, صنعت کاری کو بڑھاوا دیا. ریلوے کی وجہ سے ایک اور چیز ہمارے پاس آئی, وہ یہ ہے کہ حکومت نے بہت سارے علاقوں پہ اپنا حکمرانی کا جذبہ کیا, اور فوج کا بھی ایک اہم کردار رہا. ریاستی اور انتظامی نظام. اب حکومت پہنچی علاقوں میں تو ریاست تھی, اور ان کا انتظامی نظام کیا تھا. ان کی پیشرفت سے پہلے بھی برطانوی حکومت نے بہت بڑا اہتمام کیا تھا, اور مفتوحہ علاقوں کے انتظام کے لیے وسیع ریاستی مشینری آئی. ایک بڑے اس مشینری کو چلانے کے لیے تعلیم یافتہ افراد کی تعداد درکار تھی. یہ نہیں تھا اس طرح کے چلانے کے لیے برطانیہ سے تعلیم یافتہ لوگوں کے عملے کو محفوظ بنانا ممکن ہے. بڑی انتظامی مشینری اس لیے غیر ملکی حکمرانوں نے محسوس کیا کہ وہاں ایک ہندوستان میں مغربی تعلیم کو متعارف کرانے کی ضرورت ہے. اس طرح اسکول, کالج اور یونیورسٹی ہندوستان میں مغربی تعلیم دینے کے لیے قائم کی گئی. یہ جو سارا نظام چلانے کے لیے جو آپ نے صنعت کاری کی, سب کچھ کیا, اس نظام کے لیے آپ تو برطانیہ سے لوگ نہیں لا سکتے. تو اب انگریزوں نے یہ چیز سمجھا کہ یہاں حکمرانی کے لیے یہاں کے لوگ ہمیں چاہیے, اور یہاں کے لوگوں کے لیے ہمیں اس بات کی تعلیم ہونی چاہیے کہ کون سی چیز کیسے چلائے, اور کون سی چیز کیسے چلانے کے لیے ان کے لیے علم ہونا چاہیے. اس علم کو دینے کے لیے انہوں نے اسکول بنائے, کالج بنائے, یونیورسٹیز بنائے, اور یہی معاملہ تھا کہ ہم ان کو تعلیم دیں, اور تعلیم سے ہمیں یہ فائدہ دے, یہ جو ہماری صنعت کاری کا معاملہ ہے یہ آگے بڑھے. سماجی طبقات کی غیر مصنوعی ترقی. اس طرح سے سوشل کلاس کی ترقی ہوئی. نئے سماجی طبقات کے عروج کا عمل ایک نامور تھا. اس کی ترقی نہیں ہوئی یکساں طور پر ملک کے مختلف حصوں میں اور مختلف کمیونٹیز میں بھی. یہ اس حقیقت کی وجہ سے تھا کہ سماجی قوتیں جو انگریزوں کے دور میں تیار ہوئی تھی, وقت اور رفتار دونوں میں غیر مصوری طور پر پھیلائی گئی. یہ بدلتے ہوئے حالاتوں کی طرف مائل کی گئی. بھارت میں سیاسی طاقت کی ترقی مثال کے طور پر یہ بنگال میں تھا کہ دو سماجی طبقات زمیندار اور کرایہ دار سب سے پہلے وجود میں آئے. دوبارہ بنگال اور بمبئی میں پہلے صنعتی ادارے شروع ہو گئے. یہ لڈاس خطے میں صنعت کاروں اور مزدوروں کے طبقے کے ابھرنے کے لیے یہ تھا. اس وجہ سے انگریزوں نے ایک پیچیدہ انتظامی نظام کیا. بنگال اور بمبئی میں سب سے پہلے جدید تعلیم متعارف کروائی گئی. مختلف کمیونٹیز میں نئے سماجی طبقات کے عروج کا علم بھی ناہموار تھا. یہ اس حقیقت کی وجہ سے تھا کہ کچھ کمیونٹیز پہلے سے موجود تھی. قبل از برطانیہ میں مخصوص معاشی, سماجی یا تعلیمی پیشے میں مصروف مدت مثال کے طور پر بنایا گیا. ہمارے روایتی سماجی میں پیشہ کے اعتبار سے تاجر تھے,
साख्त इसलिए वो सबसे पहले जदीद कमरास, बैंकिंग और सन्नती इदारों, इस तरह ब्राह्मण सबसे पहले थे। बात ये हो रही है कि किस तरफ मुख्तलिफ कम्युनिटीज के लोग जो रह रहे थे। बात दो इलाकों की जिक्र हो रही, एक मुंबई जिसे आज के दौर में मुंबई कहते हैं, और बंगाल जिसमें वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश भी था। तो वहां पे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा उरूज पे थी। तो इनको चलाने के लिए पहले यहीं पे इल्म देना पड़ा, और इल्म ये देना पड़ा कि ताकि इन्हें इस चीज की वाबस्तगी हो कि ये इसमें तश्कील करे कि कौन कौन सी चीजें कहाँ इस्तेमाल होगी और कौन सी चीजों से क्या फायदा है। जदीद तालीम हासिल करे और पेशेवराना क्लास में दाखिल हो। ये कम्युनिटीज नए चैलेंज का सामना किया और सबसे पहले सरगर्मी के इन शोबों में दाखिल हुए, क्योंकि पहले से ही इन शोबों की तरफ बुनियादी मिजाज रखते थे। इस तरह आजादी के मौके पर हम देखते हैं कि हिंदुस्तान समाजी ढांचे किससे बनता था। बेशुमार जाते और तबकात कुछ मामलात में ये एक दूसरे के साथ मवाके थे, लेकिन कुछ में इन्होंने ऐसा नहीं किया। हिंदुस्तान में जो मामला पेश आया वो ये था कि जो ही अंग्रेज यहाँ आए, अंग्रेजों ने काम किया, तो मुख्तलिफ तबकात पैदा हुए, क्योंकि जब उन्हें एक फैक्ट्री चलानी थी, एडमिनिस्ट्रेशन चलानी थी, तो उसके लिए उन्हें कुछ लोग चाहिए थे, और उन्हीं लोगों को वो इल्म दिया। और जब उन लोगों को इल्म दिया तो वही लोग तबकात में मुतारिफ हुए, और वही लोग मुख्तलिफ तबकात में चले गए, और एक ने एक तबका लिया, दूसरे ने दूसरा तबका लिया। तो यही वजूहात थी, यही तवारीख थी कि जब क्या कहते हैं इसे, सनतकारी का दौर चला, तो सनतकारी के दौर की वजह से इनमें सारी चीजें तब्दील हो गई। अब दिल्ली हिंदुस्तान में समाजी तबका क्या है, जो रूरल इंडिया है वहां पे तबका क्या है। देही इलाकों में क्लास बुनियादी तौर पर मुश्तमिल। पहला क्या कहते, पहला जो है कारीगर है, दूसरा जमींदार है, तीसरा किरायादार है, और किसानी मालिक और ज़राई मजदूर है। इस बात पे हम जायजा लेते हैं और देखते हैं इनके क्या क्या काम होते हैं। पहले बात करते हैं जमींदार की। बरतानवी इंतजामिया ने मुख्तलिफ किस्म के जमीनी आबादियां की। रिवायती तौर पर तस्फिया और महलवारी तस्फिया के साथ मुकामी मुस्तकमिल तस्फिया के तहत जमींदार की एक नई किस्म पैदा की गई। साबिका टैक्स जमा कराने वाले लोगों यानी जमींदार का इसके इस्तिलाह के तहत सफिया मिल्कियत का हक जमींदारों को दिया गया। इससे पहले तस्फिया जमीनी रियासत की तरफ से पटा की बुनियाद पर नीलाम की जाती थी, जिस पर जमींदारों को सिर्फ महसूल लेने का हक हासिल था। इस बस्ती के बाद ये जो अमल था मुस्तकिल तौर पर इनके हो गए, यानी वो इस जमीन के मौरूसी मालिक बन गए। जमींदार की वाहिद जमादारी अंग्रेजों को मुकर्रर जमीनी महसूल की अदायगी थी। हुकूमत नए किस्म के जमींदार तमाम अमली मकासद के लिए थे जो इनके बराबर थे। जमींदारों के इस इंतजाम के नतीजे में इस जमीन के किसान थे। एक दिन में किरायादारों की एक बड़ी तादाद में तब्दीली आई।
ये तस्फिया की तरफ से मुतारिफ कराया गया। लॉर्ड कॉर्नवेल्स ने 1753 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बाद इलाकों के वसी इलाके में मदारिस के फैसलाबाद में इसको यूपी में भी मुतारिफ कराया गया और बंबई के कुछ हिस्से, पंजाब, सिंध वगैरह जमींदारों की बस्ती ने जागीरदारों की एक तबके को जन्म दिया जो हिंदुस्तानी माशरे में अब तक नामालूम था। इसके हकाइक के फरहम मिल्कियत ने रहन और फरोख्त के हक को तस्लीम किया। हिस्से में नाकामी थी। कुछ जमींदारों ने मुकर्ररा मासूल अदा करने के लिए हिस्से की नीलामी की। बड़े जायदाद इसके नतीजे में जमींदारों की एक नई तबके के दाखिले का बास बने। बुनियादी तौर पर ताजिरों और पैसे देने वाले मिल्कियत के हक ने लीज के हक को भी तस्लीम किया। इसकी वजह से बड़े पैमाने पर छोटे इदारों की तरक्की, कानून साजी ने ऐसी मुद्दतों को कबाइल मुंतकली बना दिया। वक्त गुजरने के साथ साथ मुद्दत गैर काश्त कारून जैसे कि पैसे के हाथों में गुजर गई। कर्ज देने वाले ताजिर और गैर हाजिर जमींदार जिनकी ज़राअत में बहुत कम दिलचस्पी थी, खुद इनका बुनियादी मकसद सिर्फ जमीन से पैसा निकालना था। गुजरना जमीन का गैर काश्तकार तबकों के हाथ में देना जमींदार की खुसूसियत नहीं थी। अकेले इलाके इसी तरह के तरक्की रिवायती जो रोयतवारी इलाकों में भी हुई थी, जहां मिल्कियत का हक हकीकी काश्तकार को दिया गया था। जमींदारों का इकसाम वसी तौर पर जमींदारों के दो किस्में थे। जमींदार, तालुकदार पुराने जमींदार थे, साहूकार, ताजिर और दीगर जिन्होंने इसे रखा। मुद्दती हुकूक की मिल्कियत को अक्सर सालिस कहा जाता था। ये सालिस मुख्तलिफ जिम्मेदारों के थे जिनके नाम से जाना जाता है। मुख्तलिफ नाम और यूपी, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के मुख्तलिफ इलाकों में पाए जाते थे। तालुकदार कमतर सालिस थे जिनसे बड़े जमींदार पैदा करते थे। इनके अपने जमींदारी हुकूक बंगाल के कुछ हिस्सों में पाए जाने वाले जो तेदार थे। काफी जमींदार जिन्होंने जमींदारों से बराह रास्त जमीन हासिल की, उन्हें जमीन मिल गई। 50 से 50 शरह पर किराएदारों को सबलेट करके काश्त की जाती है। इसी तरह पतेदार के तहत मुकर्रर वजबात पर मुस्तकिल लीज पर रखे गए। दूसरी तरफ से इजरादार हाथ वो लोग थे जिनको किसी इलाके की आमदनी ठेके पर दी गई थी। अब जमीनी इस्लाहत और इसके नताइज। आजादी के मौके पर सालसों के तबके का एक बड़ा हिस्सा था। इनके हाथ में जमीन थी, जबकि किसान काश्तकारों के पास बहुत कम या कोई जमीन नहीं थी। वहां था इंतहाई इक्तिसादी अदम मसावत हिंदुस्तान में समाजी व सियासी अदम मसावत का बायस बनी है। मास्टर इसलिए हमारे कौम रहनुमाओं जैसे गांधी, नेहरू और पटेल ने बहुत कुछ रखा। हिंदुस्तान के आजादी के बाद जमीनी इस्लाहत पर जोर दिया। इसका पहला मरहला मैनी इस्लाहत का मकदार सालसों जो जैसा कि जमींदारों का
खात्मा था। जमींदारी निजाम को 1950 के दहाई में खत्म कर दिया गया और जमीनी इस्लाहात सबसे पहले की गई। जो जमींदारी सिस्टम था उसे एबॉलिश कर दिया गया। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का बहुत अहम रोल था, महात्मा गांधी का भी रोल था और सरदार पटेल साहब का भी बहुत अहम रोल था। उन्होंने इस चीज को देखा कि किस तरह से जो सारी जमीनें हैं एक इंसान इन पे काबिज कर रहा है और इनको अपनी जागीर बना के फिर कैसे लोगों से टैक्स लिया जाता है और फिर इसी टैक्स की बिना पर किस तरह से जो आम लोग हैं उन पे कैसे जुल्म ढाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में नाफिज मकसद काश्तकारों की बराह रास्त में लाना था। रियासत के साथ ताल्लुकात, लिहाजा मालकियती या कस्बे के हकूक को फरहम बहाली काश्तकार किराएदारों पर इस इकदाम का एक हिस्सा था। 1950 की दहाई में जमींदारी निजाम के खात्मे की कई नताइज बरामद हुए। इसकी कयादत की नए क्लास की तश्कील की। मिसाल के तौर पर सालिस जैसे जमींदार खुद को जमीन के मुल्क मालिक करार देते थे। पहले जमींदार करते थे किराएदारों को अपनी जमीनें लीज पर दे, लेकिन जब जमींदारी का निजाम खत्म कर दिया गया, यूपी जैसे रियासतों में हुकूमत ने साबिका जमींदारों को ऐलान करने की इजाजत दी। जमीनों की मिल्कियत जिन पर वो खुद काश्त कर रहे थे, ये जमीन खुदकाश जमीन कहलाती थी। चुनाचे नतीजे के तौर पर जमींदारों ने सबसे ज्यादा मजबूर किया। इन जमीनों में से किराएदारों को निकाला गया और जमीनों का ऐलान किया गया जिस पर इनके कब्जे थे बतौर खुदकुश। इस तरह जमीनी इस्लाहात के बाद इनका नाम बदल कर रख दिया गया। जमींदार यानी मिट्टी के काश्तकार, वो किराएदार जो असल में खेती कर रहे थे। जमीनी इस्लाहत से पहले की जमीनों को इनकी जमीनों से बाहर फेंक दिया गया था। वो बेजमीन ज़रई मजदूर बन गए। इसकी वजह से की कमजोरी हुई किसान, लेकिन बेहतर किराएदारों का एक ज़ुमरा था जो खरीदने के काबिल थे। फाजिल जमीन जो जमींदारों की जमीन की छतों की वजह से पैदा हुई थी, माकूल हद तक हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करदा कम न था। इस तरह किसानों के मालिकान की एक नई क्लास काश्तकार बनने गए जिन्होंने ज़राअत को एक कारोबार की तरफ इख्तियार किया, क्योंकि जब उनसे जमीनें ली गई अंग्रेजों की तरफ से, जमींदारों ने जमीनें छीन गई क्योंकि उनके पास मसल पावर था, ताकतवर थे और अपनी ताकत की वजह से उनकी आवाजें दबा लेते थे, तो वो बात ही नहीं कर पाते थे और उन पे जुल्म मबनी हुआ करता था। जब धीरे धीरे जुल्म खत्म हुआ तो आजादी के बाद ये चीजें तब्दील हो गई, क्योंकि एक लैंड रिफॉर्म आया। लैंड रिफॉर्म ने जो जिनके पास बहुत सारी जमीनें हैं काश्तकारों को दी, जो उस पर काश्त करते थे, जो जिन्हें एक्चुअल जमींदार कहा जाता था। इस तरह आजादी के बाद जमीनी इस्लाहात के इक़दामात समाजी तौर पर शक्ल देने में नाकाम रहे। काश्तकारों की यकसान क्लास जब एक जैसा ज़रई तबके का सबसे ऊपर दर्जा बंदी, जमींदारों ने किसानों से टैक्स लेने का हक खो दिया। वही कि हुआ कि जमीन के साथ रह गए थे। इनकी माशी, सियासी और समाजी लादस्ती भी टूट गई, लिहाजा वो मजीद इस किस्म के कंट्रोल से लुत्फ अंदोज नहीं हुए सकते। वो किसान पर मशक करते थे
इन हालात में इन्हें ये मुश्किल महसूस हुई। किराएदारों की तरफ पर रहने के लिए दर हकीकत इनमें से सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही जिंदा रहता है। जब वो चीजें इनसे ले लेते थे, उन पे उनका हक छीनते थे, क्योंकि एक आम जमींदार जमीन पे काम करता था। जब आम जमींदार जमीन पे काम करता था तो वो असल में उस उजरत के हकदार थे, लेकिन मामला ये होता था कि उनको ये उजरत नहीं दी जाती थी, उनको उसमें से कम कवील हिस्सा दिया जाता था। किराएदार बाकी ने इंतजाम में फाइल हिस्सा लिया है और इनके फार्म की बेहतरी उन्होंने ज़राअत के तरीके में भी बुनियादी तब्दीली लाई है। पैदावार इस तरह साबिका जमींदार और कुछ सबक किरायादार बन गए। हिंदुस्तानी ज़राअत में सरमायादाराना रुझान के पेशरो इस तरह की तब्दीलियों के पेश नज़र उन्होंने सब इनकलाब प्रोग्राम से भी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाया। हुकूमत की तरफ से शुरू किया गया, जिसे ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं, इन तब्दीलियों की वजह से तरक्की आ गई। हजरात या तरक्की पसंद किसानों की क्लास जिनके पास कुछ तालीम थी और अक्सर ज़राअत में तरबियत, इन किसानों ने ज़राअत को एक किस्म के तौर पर अपना लिया था। कारोबार वो ज़रीफ फसलों में पेश लगाते थे जिनकी नकद कीमत ज्यादा होती है, यानी वो नकद फसलों के लिए जाते थे। वो माहिरीन के रिपोर्ट्स पढ़ते थे, बेहतरीन बीज इस्तेमाल करते हैं और खाद भी इस्तेमाल करते हैं। किसानों के मालिकाना हुकूक अंग्रेजों की बुनियादी हुई एक और बस्ती रोयतवारी के नाम से मशहूर है। तस्फिया ये मदारिस बम्बई प्रेसिडेंसी में मुतारिफ कराया गया था। 19वीं सदी इस तस्फिया के साथ जमीन के मिल्कियत में डाल दिया गया। किसान असल काश्तकारों को महसूल की अदायगी का पाबंद बनाया गया। ताहम ये तस्फिया मुस्तकिल नहीं था और इस पर नजरसानी की गई थी। वक्तन फवक्तन 30 से 20 साल के बाद इसने किसान के निजाम वजूद में नहीं लाया मिल्कियत, इसके बजाय काश्तकार रियासत के साथ बराह रास्त राब्ते में आए, जमींदार के जाबिराना किरदार की जगह ले ली। इस तरह तस्फिया ने एक को जन्म दिया। किसानों के मालिकान का तबका जमीनी जरूरियात से ज्यादा आमदनी बनाता था। छोटे जमीनों की वजह से शदीद मकरूज ये तबका शुरू हुई, इससे गुर्बत का शिकार था। किसानों के मालिकान के दरमियान तफरीक का अमल काम कर रहा था। मुनहमिल है चंद एक समाजी इक्तिसादी दर्जा बंदी में ऊपर छोड़ गए, लेकिन एक बड़े तादाद अपने तबके, अहदे और मकाम से गिर गए। इनमें से एक बड़े अक्सरियत थी। किराएदारों और मुंतकिली हुई ताजरों और दीगर बल्कि किसानों के मालिकान के एक मखसूस हिस्से को बाजू के अमीर किसान बन गए। आजादी के बाद के दौर में किसान की तादाद में इजाफा हुआ था। मालिकान, जैसा कि इस यूनिट में पहले जिक्र किया गया, जिसे इक़्तिदामात की वजह था, जमींदार का खात्मा और मौजूदा जमीनों और खानदानी मजदूरों पर ज्यादा से ज्यादा हद की तरफ से जमींदारों को मुआवजा अदा करते हुए साबका किराएदारों ने मिल्कियत हासिल की। जमीन पर हुकूक जो वो किराएदार की तरह तौर पर रखते थे, इस ऑप्शन से फायदा उठाया
जा सकता है। बड़े पैमाने पर सिर्फ अमीर किराएदारों के जरिए, इसी तरह जमीन पर छत के जरिए बहुत से लोग जमीन में मिल्कियती हुकूक हासिल कर सकते हैं। अब किराएदार की बात करेंगे। जमींदारी बस्ती के तख्लीक ने पहले के मालिक काश्तकारों को तब्दील कर दिया। बरतानवी हिंदुस्तान किराएदारों की एक क्लास में जमींदार ने प्रैक्टिस का सहारा लिया। किराएदारों से हद से ज्यादा किराया वसूल करना जो अदा कराने में नाकाम रहे, जमीन से बेदखल कर दिया गया और इनकी जगह वो लोग लिए गए जो ज्यादा किराया अदा कर सकते थे। इसी तरह जागीरों में रिवाज गालिब था जो जमींदारों ने लीज पर दिया था। मोटे तौर पर इसके बाद जमींदारी इलाकों में किराएदारों के दो किस्में थे। अंग्रेजों के दौर में जमींदार और किराएदार लीज के हामिल बन गए। टेनेंस होल्डिंग्स के तहत किराएदार इस तरह जिली किराएदार थे। यकीनन मुख्तलिफ जमींदारी जेल में किराएदारों की तादाद भी बंगाल में रौन चढ़ी थी। इनमें से सबसे कम दर्जा बुनियादी हिस्सा दर्जा था। किराएदारों और मातहतों को बुनियादी तौर पर अमल सब इन्फ्लूडाइजेशन कहा जाता है। जरई मजदूर, गैर काश्त करने वाले जमींदार, किसान, मालिकान और किराएदार ही समाज नहीं थे। ज़राअत से मुंसलिक ग्रुप किराया अदा करने वाले किराएदारों को सूजन के साथ ज़रई मजदूरों के तादाद में भी बतदरीज इजाफा हुआ। किसानों की आबादी के दरमियान बढ़ते हुए मकरूज, इसके बाद जमीन से बेगानगी और गांव के किराए घरों की नकल मकानी इसलिए बड़ी हद तक जिम्मेदार थी। ज़रई मजदूर 3 किस्म के थे और अब भी हैं। कुछ के मालिकाना हुकूक अभी भी है, इसके फरोग से अपनी रोजी रोटी निकालने के अलावा जमीन के एक छोटा सा प्लाट रखा है। इनके मुख्तलिफ दूसरे बेजमीन थे और सिर्फ अपनी मुलाजमत पर रहते थे। जमींदार इनके मुख्तलिफ जो हिस्से थे, मेहनत के बदले में ज़रई मजदूरों को उजरत दी जाती थी जो बहुत कम थी। इनकी जिंदगी की हालात तसली बख्श नहीं थी। अजर आम तौर पर धान, गंदम और दाल जैसे ग़िज़ाई अनाज की अदायगी की जाती थी। बाज़ औकात उजरत के बदले नकद रकम अदा की जाती थी। एक खास मयारी पैमाना जो पेशा उजरत देने के लिए काम किया गया था, दरहकीकत कसम की अदायगी साथ साथ जारी अदायगी मुल्क के कई हिस्सों में एक और किस्म की मजदूर राइज थी। इनकी हैसियत तकरीबन गुलामी या नीम गुलामी की थी। डबलास क्लासवर गुजरात में, हेल्स तमिलनाडु में, पिड्याल, इस तरह के बंधन से चंद मिसालें हैं। कारीगर, दही इलाकों में कारीगरों का तबका गांवों की कम्युनिटीज का एक लाजमी हिस्सा बना था। वो कदीम अदवार से मौजूद है जो आम खुद एक हिंदुस्तानी गांव की काफी तस्वीर है। इनमें से कुछ बड़े बधाई की तरह है, लोहार, कुम्हार वगैरह। तमाम गांवों में खानदान नहीं थे इन कारोबारों में से, लेकिन जिस्मानी निजाम के तहत कभी कभी इनका एक खानदानी पेशा था। जातों ने एक से ज्यादा गांवों की खिदमत की, वो न कर सके। बरतानवी सन्नतों के दर्जे तैयार करदा, बड़े पैमाने पर तैयार करदा सामान के मुकाबला करें। ये सामान मशीनी और सस्ता था। मिसाल के तौर पर टेक्सटाइल एक हुआ करता था
वो इलाका जहां हिंदुस्तानी कारीगर ने खुद को बेहतर बनाया, आज भी हम तारीफें सुनते हैं। ढाका मिल, ढाका में तैयार होने वाले कपड़े की एक उम्दा किस्म अभी बांग्लादेश में है। बड़े पैमाने पर तैयार करदा बरतानवी अक्सरियत और दस्ताबाजी की वजह से कपड़ा हिंदुस्तान टेक्सटाइल्स को शदीद दशका लगा, लिहाजा इसके लिए मुताहला हिंदुस्तानी कारीगरों को तैयार करदा सामान गिर गया। कारीगरों को बड़ी तरह नुकसान पहुंचाया गया। इनमें से ज्यादातर इतने मुफलिस हो गए कि इन्हें वापस ज़राअत की तरफ लौटना पड़ा। इसके नतीजे में ज़री खेतों में इजाफी मजदूरों आ गए, जिन्हें मुफीद बजाय पैदावार कंट्रोल न कर पा सके, क्योंकि जो ये आर्टिजन थे, मुख्तलिफ काम करने वाले लोग थे। हमने एक मिसाल दी एक ढाका टेक्सटाइल मिल की, ये इस तरह से चलती थी। वहां पे जो आमतौर के लोग थे जो जमीन के साथ भी काम करते थे और अपनी कारीगरी को भी चलाते थे, और जो वक्त कुछ उनमें जो रहता था, फ्री वक्त रहता था, खाली वक्त रहता था, उसमें वो अपनी सनतकारी का काम करते थे। तो इस तरह से दो चीजों का फायदा था, एक तो जमीनें भी चलती थी, दूसरी को कारोबारी मामले भी आगे चलते थे। लेकिन बदकिस्मती से हाल क्या हुआ कि जब टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बनी, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बनने की वजह से जो बहुत सारी पैदावार हुई, और पैदावार भी हुई और सस्ता चीजें भी आई, और सस्ता चीज भी आई, ज्यादा पैदावार भी आई, ज्यादा मार्केट इसने लिया। तो जब ज्यादा मार्केट हुए, जो हाथ से काम करने वाले तबके के लोग थे वो गिर गए, और फिर क्या कहते हैं इसे, वो जमीन से ही मुंसलिक रहे, क्योंकि जमीन में जब काम करते थे तो एक मुआजिज वक्त रखा करते थे और जमीन के साथ अपनी वाबस्तगी रखते थे। दो तरह के का फायदे थे, एक तो जमीन से जो निकलता था वो फायदा था, दूसरा जो कारोबार से वो कमाते थे। अब ऐसा रहा कि कारोबारी नुक्ता जो था बंद हो गया और उन्हें जमीन के साथ वाबस्तगी रखनी पड़ी, और जब वो जमीन के साथ वाबस्तगी रखने लगे तो हिसाब ये हुआ कि वहां उन्होंने ज्यादा वक्त दिया, तो जब ज्यादा वक्त दिया तो कमाई वही रही। तो इस तरह से एक उनकी मजदूर की हैसियत रह गई, और धीरे धीरे उन पे जो जिंदगी के मराइल है वो बड़े मुश्किलात उनमें पेश आए, और यही वजह थी कि उन्होंने तरक्की नहीं की। हालांकि पहले दौर में जब जो सनतकारी का मामूर जो बहुत कम था, तो वहां पे उन्होंने थोड़ा जो फाइट किया था, जो लड़ाई लड़ी थी उन्होंने पहले दौर में। लेकिन धीरे धीरे जब सनतकारी उरूज पे पहुंची, जब जो अंग्रेजों ने यहाँ पे अपना काबिज किया, जमीनें काश्तकारी काबिज की और जो खाम माल है उसे लेना शुरू किया, तो मामला ये हुआ कि इनकी ये दिन ब दिन पीछे से पीछे इनकी हालत जो बदतर से बदतर होती गई, और यही वजह था कि फिर उन्होंने जमीन के साथ अपनी वाबस्तगी रही, और जो भी पैदावार था वो उतना ही रहा, तो फिर दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। तो मामला यही था कि जो हमने बात की आज क्लास के बारे में, जिसे तबकात कहते थे, हमें इस दर्स से यही मिलता है कि एक अहम खुसूसियत जो तबकात की ये है कि ये फ्लेक्सिबल है, इसमें बंदिशें नहीं है, कोई भी पढ़ सकता है, कोई मायशी निज़ाम में हिस्सा ले सकता है और अमीर बन सकता है। और तबका इस दर्जे से लिया जाता है, वो एक इंसान की तरक्की की वजह से उसे कोई तबका दिया जाता है। ये हालांकि बहुत ही मुख्तलिफ है जात पात से, तो ना तो इसमें आइन में इस चीज का जिक्र है, ना तो किसी मजहब में इस चीज का जिक्र है। तो हर एक पहले अंग्रेजों के बरतानिया में तबके थे, तो अगर हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करें वहां पे भी स्टेट सिस्टम था, तो मुख्तलिफ तबके के लोग थे।
तो धीरे धीरे हिंदुस्तान में भी आया और हिंदुस्तान में हमने देखी कि किस तरह से तारीख चली और समाज में तबकात का मामला क्या रहा और तबकात में कौन कौन से मामले हुए और तबकात में किस तरह से बुनियाद आई और तबकात किस तरह से बने, जिन्हें एक मॉडर्न डे में मिडिल क्लास भी कहते हैं, अपर क्लास भी कहते हैं, लोअर क्लास भी कहते हैं। नमस्ते, आपका शुक्रिया।